नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड से। आज का पहला क्वेश्चन है, द फैसिलिटी ऑफर्ड टू इन्वेस्टर्स टू शिफ्ट फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर अंडर द सेम फंड इज कॉल्ड। वो फैसिलिटी जो ऑफर करती है इन्वेस्टर्स को कि वो एक फंड की एक स्कीम से दूसरे स्कीम में शिफ्ट कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, उस फैसिलिटी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए री इशू फैसिलिटी, ऑप्शन बी रोल ओवर फैसिलिटी, ऑप्शन सी रीपर्चेज फैसिलिटी, ऑप्शन डी लेटरल शिफ्टिंग फैसिलिटी। सही जवाब है ऑप्शन डी लेटरल शिफ्टिंग फैसिलिटी। कुछ म्यूचुअल फंड्स इस टाइप की फैसिलिटी देते हैं कि उन म्यूचुअल फंड्स में आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। The combination of forward by two counterparties with opposite but matching needs is called। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो काउंटर पार्टीज होती हैं जिनके पास फॉरवर्ड एग्रीमेंट होते हैं। जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट उनके पास होते हैं वो अपोजिट नेचर के होते हैं, लेकिन एक से दूसरे की नीड को मैच करते हैं। एक पार्टी की जो नीड है वो दूसरी पार्टी की नीड के अपोजिट होती है और आपस में वो मैच करते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्यूचर, ऑप्शन बी फॉरवर्ड, ऑप्शन सी ऑप्शन, ऑप्शन डी स्वैप। सही जवाब है ऑप्शन डी स्वैप। आपस में वो अदला बदली कर लेते हैं उनके पास जो सिक्योरिटीज होती हैं। नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट इज। कैपिटल मार्केट का कंपोनेंट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए कॉमर्शियल बिल मार्केट, ऑप्शन बी ट्रेजरी बिल मार्केट, ऑप्शन सी कॉल मनी मार्केट, ऑप्शन डी स्टॉक मार्केट। सही जवाब है ऑप्शन डी स्टॉक मार्केट। कैपिटल मार्केट के दो हिस्से होते हैं, एक स्टॉक मार्केट, दूसरा मनी मार्केट। मनी मार्केट के आगे ये जो तीनों हिस्से हैं ये मनी मार्केट के हिस्से हैं। नेक्स्ट, इन एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट if the option can be exercised only at the time of maturity it is called। अगर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो ऑप्शन है उसका प्रयोग केवल मैच्योरिटी की डेट पे ही किया जा सकता है तो ये किस टाइप का ऑप्शन है? ऑप्शन ए पुट ऑप्शन, ऑप्शन बी डबल ऑप्शन, ऑप्शन सी अमेरिकन ऑप्शन, ऑप्शन डी यूरोपियन ऑप्शन। सही जवाब है ऑप्शन डी यूरोपियन ऑप्शन। जो यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शन में जो डेट होती है मैच्योरिटी की उसी समय ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जा सकता है। अमेरिकन स्टाइल जो ऑप्शन होते हैं उनमें मैच्योरिटी की डेट से पहले ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, द मार्केट दैट हेल्प्स कमर्शियल बैंक्स टू मेंटेन देयर एसएलआर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड। वह मार्केट जो कमर्शियल बैंक्स को मदद करती है उनके स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करने में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करने में मदद करती है। ऑप्शन ए कमर्शियल बिल मार्केट, ऑप्शन बी डिस्काउंट मार्केट, ऑप्शन सी कॉल मनी मार्केट एंड ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस मार्केट। सही जवाब है ऑप्शन सी कॉल मनी मार्केट। दरअसल मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है कॉल मनी। कॉल मनी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कमर्शियल बैंक आपस में एक दूसरे की शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, एक्स इज ए मार्केटेबल रिसिप्ट। एक मार्केटेबल रिसिप्ट की बात हो रही है, वो बीआरआर है रजिस्टर्ड फॉर्म में of funds deposited in banks for a specified period at a specified rate of interest। एक्स एक मार्केटेबल रिसिप्ट है जो बीआरआर फॉर्म में है, रजिस्टर्ड फॉर्म में है और उसके तहत बैंक में फंड डिपॉजिट हैं एक निश्चित अवधि के लिए और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निश्चित है। इट रिप्रेजेंट्स ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल, शॉर्ट टर्म, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग, मैच्योरिटी डेटेड, highly liquid and riskless money instrument। identify X।
आप इस सिक्योरिटी की पहचान करिए जो ट्रांसफरेबल भी है, नेगोशिएबल भी है, शॉर्ट टर्म है, फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है उस पे, मैच्योरिटी डेट गिवन होती है, हाईली लिक्विड होती है और रिस्क लेस मनी इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्शन ए ट्रेजरी बिल, ऑप्शन बी कैश मैनेजमेंट बिल, ऑप्शन सी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऑप्शन डी कमर्शियल पेपर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक जारी करते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर मेनली यूज्ड फॉर। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स यूज किए जाते हैं मेनली किसके द्वारा? ऑप्शन ए क्रिएटिंग मोर रिस्क। किस लिए यूज किए जाते हैं, ये है क्वेश्चन। यूज्ड फॉर किस लिए यूज किए जाते हैं? ऑप्शन ए क्रिएटिंग मोर रिस्क, ऑप्शन बी अर्निंग इनकम, ऑप्शन सी हेजिंग रिस्क, ऑप्शन डी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। सही जवाब है ऑप्शन सी हेजिंग रिस्क। दरअसल रिस्क हेज करना मतलब रिस्क को अवॉइड करना, रिस्क से बचाव करना, इस मकसद के लिए जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्रू नहीं है? तो चार स्टेटमेंट है, इनको पढ़ें और तब पहचान करें कौन सा ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए, पहला पहला जो ऑप्शन है वो कहता है इन फैक्टरिंग ऑन ए नॉन रिकोर्स बेसिस द रिस्क ऑफ बैड डेट इज बोर्न बाय द फैक्टर। जो पहला ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि फैक्टरिंग, ऐसी फैक्टरिंग जो नॉन रिकोर्स बेसिस पे है उसमें रिस्क बैड डेट की फैक्टर के द्वारा बियर की जाती है। तो ये सही बात है, फैक्टर बियर करता है नॉन रिकोर्स बेसिस पे रिस्क को। फैक्टर उस पार्टी को कहते हैं जो किसी बिजनेस के रिसीवेबल्स को ले लेता है अपने ऊपर जिम्मेदारी कि इनको हम कलेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है कमर्शियल पेपर इज ए टाइप ऑफ सिक्योर्ड बोरोइंग। कमर्शियल पेपर एक सिक्योर्ड बोरोइंग है। तो जो कमर्शियल पेपर है ये स्टेटमेंट अनट्रू है क्योंकि ये सिक्योर्ड नहीं, अनसिक्योर्ड बोरोइंग होता है कमर्शियल पेपर, क्योंकि इसके अंडर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी जाती है। नेक्स्ट है डिपॉजिट्स मेड बाय वन कंपनी विद अनदर आर नोन एज कॉल्ड डिपॉजिट्स। एक कंपनी दूसरी कंपनी के पास डिपॉजिट करती है तो उसको कॉल डिपॉजिट कहते हैं। ये भी इनकरेक्ट है, कॉल डिपॉजिट नहीं, इसको इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहते हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कंपनियों के आपस में डिपॉजिट्स हैं। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। फोर्थ है फैक्टरिंग इज ए कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन अदर शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जो फैक्टरिंग है वो बाकी जो शॉर्ट टर्म सोर्स होते हैं फाइनेंस के उनकी अपेक्षा ज्यादा महंगा है, कॉस्टलियर है। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये दो अनट्रू स्टेटमेंट है और इस तरह जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ 2 and C, both 2 and 3. Next, which of the following is not true regarding the investment policies of mutual fund? म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं उनके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? ये चार स्टेटमेंट हैं, इनमें से जो ट्रू नहीं है उसकी पहचान करनी है। सबसे पहले ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इज परमिटेड। इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटल फंड में परमिटेड है म्यूचुअल फंड के द्वारा। ऑप्शन बी कहता है म्यूचुअल फंड कैन पार्टिसिपेट इन रेपो ट्रांजैक्शंस इन कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज रेटेड BBB एंड बिलो। जो म्यूचुअल फंड है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेपो ट्रांजैक्शंस में, कॉर्पोरेट डेट के में, और ऐसे कॉर्पोरेट डेट जिनकी रेटिंग BBB या उससे नीचे है। ऑप्शन सी है इन्वेस्टमेंट इन अनरेटेड डेट सिक्योरिटीज इज परमिटेड subject to approval of the board of the AMC asset management company। ऑप्शन सी कहता है कि इन्वेस्टमेंट अनरेटेड डेट सिक्योरिटीज में परमिटेड है अगर AMC की बोर्ड की अप्रूवल हो तो। ऑप्शन डी है
इन्वेस्टमेंट इन अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट इन ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स issued by Indian or foreign companies is permitted. इन्वेस्टमेंट एडीआर और जीडीआर में परमिटेड है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बी है यह अनट्रू है, यह ट्रू नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर तो सकता है रेपो ट्रांजैक्शंस सिक्योरिटीज में, लेकिन उनमें ही कर सकता है करंट में जो AA की रेटिंग हो या AA से ऊपर की रेटिंग हो। पहले ये AAA था और करंट में AA या AA से ऊपर की रेटिंग वाली सिक्योरिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड वाले। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू स्टॉप एडवर्स मूवमेंट्स इन द स्टॉक इंडेक्स या स्टॉक प्राइसेस इन आइदर डायरेक्शन। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो यूज नहीं किया जाता है स्टॉक इंडेक्स या स्टॉक प्राइसेस में जब कोई एडवर्स मूवमेंट हो तो उसको कंट्रोल करने में एक का यूज नहीं होता, बाकियों का होता है। ऑप्शन ए इंडेक्स बेस्ड मार्केट वाइड सर्किट फिल्टर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग रेंज फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स, ऑप्शन सी सेटलमेंट गारंटी फंड, ऑप्शन डी स्क्रिप्ट वाइज प्राइस बैंड। तो इनमें से सारे ऑप्शन यूज होते हैं छोड़ करके सी को, तो सी सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों का यूज किया जाता है कंट्रोल करने में एडवर्स मूवमेंट को। नेक्स्ट, ट्रेड इन सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर सेटल्ड एज पर डैश रोलिंग सेटलमेंट। ऑप्शन ए है T+3, ऑप्शन बी है T+1 और ऑप्शन सी है T+0 और ऑप्शन डी है T+2। तो हालांकि ये 2018 में आया था क्वेश्चन और अभी काफी चेंजेज हो चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग तो जो इसका सही जवाब था वो डी था T+2। पहले T+2 रोलिंग सेटलमेंट होता था ट्रांजैक्शन वाले दिन में 2 दिन जोड़ करके। प्रेजेंट में T+1 एप्लीकेबल है, चालू है, और अभी हाल ही में T+0 पे भी ट्रायल चल रहा है। तो ये अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हमको सही करना होगा जिस हिसाब से पूछा जाएगा और जिस टाइम के लिए पूछा जाएगा। तो इसके लिए करंट अपडेट के साथ जाएं। अभी तक T+1 एप्लीकेबल है फिलहाल, अभी इसकी चर्चा चल रही है, ट्रायल पे है, आने वाले समय में पता चलेगा। नेक्स्ट, सेबी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर। सेबी रिकॉग्नाइज किया गया था एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे किस वर्ष? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1995। सही जवाब है ऑप्शन ए 1992। नेक्स्ट, नीट सिस्टम इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी बॉम्बे शेयर मार्केट, ऑप्शन सी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी मल्टी कमोडिटी शेयर मार्केट। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी में जो ट्रेडिंग होती है वो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होती है, और इसको जो सिस्टम है इसका उसको नीट सिस्टम बोलते हैं। नीट की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। Next, an agreement between two parties to exchange a series of future cash flows is called। एक एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में जिसमें वो एक्सचेंज करते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज की सीरीज को। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन सी स्वैप, ऑप्शन डी प्रोमिसरी नोट। सही जवाब है ऑप्शन सी स्वैप। इसके बारे में एक और क्वेश्चन भी पहले हो चुका है आज ही। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ऑप्शन ए ट्रेजरी बिल, बी कॉमर्शियल पेपर, सी प्रेफरेंस शेयर, डी कॉल मनी। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर बाय नेचर लॉन्ग टर्म होता है, इसलिए ये कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, बाकी तीनों मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया got its
स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन, स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला सेबी को। तो चारों डेट्स हैं, इनमें से डेट चेक कर लें कौन सी सही है उसको बताएं। तो जो सही जवाब है इनमें वो है ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1992। नेक्स्ट, unsecured short-term corporate debt that is characterized by a single payment at maturity is called। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेट की बात हो रही है और उसकी फीचर होती है सिंगल पेमेंट होता है मैच्योरिटी पे, उसको क्या कहते हैं यह पूछा गया है। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए कॉमर्शियल पेपर, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट अकाउंट, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट पेपर, ऑप्शन डी कमर्शियल अकाउंट। सही जवाब है ऑप्शन ए कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट, a mutual fund is to be set up in the form of a। एक म्यूचुअल फंड सेटअप किया जा सकता है इस रूप में, ऑप्शन ए ट्रस्ट, ऑप्शन बी जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑप्शन सी पार्टनरशिप, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रस्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट, द सेबी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इन द ईयर। सेबी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में कब बना था? ऑप्शन ए 1987, बी 1988, सी 1998 एंड डी 2000। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी 1988। 1988 में सेबी बना था, लेकिन उस समय ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। बाद में 1992 में सेबी एक्ट पास हुआ और जब सेबी एक्ट पास हुआ तो ये 1992 में बन गया स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट, Treasury bill is an instrument of short-term borrowing maturing in a period of less than 1 year. It is used by। Treasury bill एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का तरीका है जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है। ये यूज किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी कमर्शियल बैंक, ऑप्शन डी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सही जवाब है ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार इसका उपयोग करती है ट्रेजरी बिल का। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया वाज सेट अप इन 1875 एट। एशिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज 1875 में सेटअप हुआ कहां पे? ऑप्शन ए टोक्यो, बी शंघाई, सी बीजिंग एंड डी मुंबई। सही जवाब है ऑप्शन डी मुंबई। नेक्स्ट, it is a market where low risk, unsecured and short-term debt instruments that are highly liquid and are issued and actively traded every day. This market is known as। बात हो रही है ऐसे मार्केट की जिसमें लो रिस्क वाले अनसिक्योर्ड टाइप के शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट जो हाईली लिक्विड होते हैं वो इशू होते हैं और एक्टिवली ट्रेडेड होते हैं डेली। इस मार्केट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राइमरी मार्केट, ऑप्शन बी सेकेंडरी मार्केट, ऑप्शन सी मनी मार्केट, ऑप्शन डी कैपिटल मार्केट। सही जवाब है ऑप्शन सी मनी मार्केट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल मार्केट का एक फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए फैसिलिटेटिंग हाउस लोन, ऑप्शन बी फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, ऑप्शन डी रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। सही जवाब है ऑप्शन ए फैसिलिटेटिंग हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन फैसिलिटेट करना ये फाइनेंशियल मार्केट का काम नहीं है, बाकी ये तीनों फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट विद ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल के संदर्भ में ये 3 स्टेटमेंट हैं, इनको कंसीडर करें और उसके बाद सिलेक्ट करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। उसके बाद इन कोड्स का यूज करते हुए सही जवाब बताना है। तो तीनों स्टेटमेंट्स को देखें, चेक करें। सबसे पहला, दे आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। जो ट्रेजरी बिल हैं ये भारत सरकार के द्वारा इशू किए जाते हैं आरबीआई के बिहाफ पे। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, दे मोस्टली फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग। वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए होते हैं। तीसरा है, ट्रेजरी बिल कैन नॉट बी परचेज्ड बाय एनी पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी रेजिडेंट निवासी व्यक्ति के द्वारा ट्रेजरी बिल परचेज नहीं किए जा सकते हैं। तो इनको समझ करके अब ये जो कोड है इनके अकॉर्डिंग जवाब देना है। ऑल आर करेक्ट, सभी सही है क्या? बी एंड सी आर करेक्ट, केवल बी और सी सही है।
ओनली बी इज करेक्ट, केवल बी सही है। ओनली सी इज करेक्ट, केवल सी सही है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ओनली बी इज करेक्ट। केवल जो बी स्टेटमेंट है कि ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग होते हैं ट्रेजरी बिल्स, ये सही है, बाकी दोनों इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन से सही स्टेटमेंट है यह बताना है, और उसके बाद जो गिवन कोड है इनमें से सही का चयन करना है। तो सबसे पहले देखें, इंक्रीज इन डिपॉजिट रेट रिजल्ट्स इन हायर सेविंग। डिपॉजिट रेट का बढ़ना हायर सेविंग के का परिणाम बन जाता है, मतलब जब डिपॉजिट रेट बढ़ते हैं तो सेविंग्स ज्यादा होती हैं, बढ़ती हैं। बी है इंक्रीज इन डिपॉजिट रेट रिजल्ट इन फॉल इन क्रेडिट ऑफ टेक्स। जो डिपॉजिट रेट है जब वो इंक्रीज होते हैं तो जो क्रेडिट ऑफ टेक है यानी कि जो उधार लेना होता है वो फॉल होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन डिपॉजिट रेट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। डिपॉजिट रेट जब बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। गिवन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है अब इसका चयन करना है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही जवाब है, यानी कि ए और सी करेक्ट स्टेटमेंट है। जब डिपॉजिट रेट इंक्रीज होते हैं, डिपॉजिट रेट क्या होते हैं, ये बैंक में जो जमा करते हैं लोग, तो बैंक जमा पे उनको जो ब्याज मिलता है उसको डिपॉजिट रेट कहते हैं, चाहे वो टर्म डिपॉजिट का है चाहे सेविंग डिपॉजिट का है। जब डिपॉजिट रेट बढ़ेंगे यानी कि बैंक में जमा आप पैसा करते हैं और उसका अगर इंटरेस्ट बढ़ जाए तो डिपॉजिट रेट बढ़ेंगे, इससे सेविंग बढ़ेंगी। तो सही बात है, क्योंकि बैंक अक्सर डिपॉजिट रेट बढ़ाते ही इस मकसद से हैं जब बैंकों को ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है लोगों को उधार देने के लिए, यानी कि बैंक चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा फंड हो ताकि वो ज्यादा उधार दे पाए, तो वो डिपॉजिट रेट बढ़ाते हैं। डिपॉजिट रेट बढ़ाने से कुछ लोग आकर्षण महसूस करते हैं और वो ज्यादा पैसा डिपॉजिट करते हैं एफडी में या सेविंग अकाउंट में। जब ज्यादा डिपॉजिट आते हैं डिपॉजिट रेट बढ़ने की वजह से, तो इस तरह से सेविंग्स बढ़ती हैं लोगों की। दूसरा, बैंक के पास जब ये फंड बढ़ता है तो जो क्रेडिट ऑफ टेक है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि उधार देते हैं उसमें से वो ज्यादा पैसा, तो उधार भी बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि फॉल नहीं होता, ये भी राइज होता है, इंक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट सही है। फिर इंक्रीज इन डिपॉजिट रेट, जब डिपॉजिट रेट बढ़ता है तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बैंकों के पास जमा बढ़े, बैंक ने लोन ज्यादा दिए, प्रोडक्टिव काम के लिए दिए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा। तो इस तरह ये भी सही है, तो ए और सी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंज इज गिवन बाय। स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन कौन देता है? ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी फाइनेंस मिनिस्ट्री, सी सेबी एंड डी नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑप्शन सी, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन, सेबी एक्ट कब पास हुआ? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1956। सही जवाब है ऑप्शन सी 1992। नेक्स्ट, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एनी कंपनी ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज। किसी भी कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे उनको अप्रूवल मिलता है सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन मिलने का, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए अंडर राइटिंग, ऑप्शन बी सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन सी कैपिटलाइजेशन, ऑप्शन डी लिस्टिंग। सही जवाब है ऑप्शन डी लिस्टिंग। इसको लिस्टिंग कहा जाता है, जब लिस्टिंग हो जाती है शेयर्स की तो वो अप्रूव हो जाते हैं ट्रेड के लिए। नेक्स्ट, इन कैपिटल मार्केट मेन कैपिटल सप्लायर इज। पूंजी बाजार में जो पूंजी का मुख्य सप्लायर है वो कौन होता है? ऑप्शन ए कमर्शियल बैंक, बी इंश्योरेंस कंपनीज एंड सी बिजनेस कॉर्पोरेशन। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी कैपिटल सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, फीचर ऑफ सेकेंडरी मार्केट इज। सेकेंडरी मार्केट की फीचर क्या है? ऑप्शन ए नो क्रिएशन ऑफ लिक्विडिटी, ऑप्शन बी नो पर्टिकुलर प्लेस, ऑप्शन सी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन सी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम रहती है, ये सेकेंडरी मार्केट की एक फीचर है। नेक्स्ट, न्यू इशू मार्केट इज। न्यू इशू मार्केट है इनमें से कौन सी? ऑप्शन ए प्राइमरी मार्केट,
ऑप्शन बी सेकेंडरी मार्केट, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी मार्केट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो होती हैं उनमें कैसा रिलेशन होता है? ऑप्शन ए कंपीट विद ईच अदर, ऑप्शन बी कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर, ऑप्शन सी फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ऑप्शन डी कंट्रोल ईच अदर। तो सही जवाब वो है ऑप्शन बी कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू होती हैं और जब वो इशू हो जाती हैं तो उन सिक्योरिटीज का जो ट्रांजेक्शन होते हैं, सेल परचेज होता है, एक्सचेंज होता है, वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो इस तरह ये एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट, OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड ऑन द लाइंस ऑफ, ये किसके तर्ज पे स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए नास्डाक NASDAQ, ऑप्शन बी NYSE, ऑप्शन सी NASEQ, ऑप्शन डी NSE। तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए नास्डाक। जो नास्डाक है ये अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है और इसी की तर्ज पे इंडिया में OTCEI बना था, हालांकि ये बाद में बंद हो गया। जो नास्डाक है इसकी फुल फॉर्म है अमेरिका में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड सेक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय। कैपिटल मार्केट का जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्शन है वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सही जवाब है ऑप्शन ए सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।